हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केरला हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट को हम लोग लैंडमार्क कह सकते हैं, ऐतिहासिक कह सकते हैं, लीडिंग केस कह सकते हैं एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है अगर हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया के बारे में। 2018 में ही इनफैक्ट 377 को पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया था। 2018 से पहले पनिशमेंट मिलती थी गे रिलेशनशिप्स के लिए भी। जहां से वो डीक्रिमिनलाइज हुआ उसके बाद से थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। और रीसेंट बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी ऐसा अनाउंस किया था कि अब एलजीबीटीक्यू कपल्स जो हैं या क्वेयर कपल्स भी हैं वो भी अपने नॉमिनी रख सकते हैं, मतलब अपने पार्टनर को नॉमिनी बना सकते हैं अपने अकाउंट्स के लिए, या फिर फॉर दैट मैटर काफी सारे बेनिफिशियरी और काफी सारे बेनिफिट्स के लिए भी उनको जोड़ सकते हैं उनके नाम को। इसके अलावा हमने देखा था कि लीगैलिटी ऑफ मैरिज के लिए भी पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रियो वर्सेस सुप्रियो में। हालांकि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको मैरिज को लीगलाइज करना जुडिशरी का वर्क नहीं हो सकता है, लेजिस्लेचर का वर्क है। मतलब जुडिशरी कांट इंटरफेयर विद इट बिकॉज अदरवाइज इट विल टर्न इनटू जुडिशियल ओवररीच का मामला। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करने का, जुडिशरी का काम है लॉ को एडजुडिकेट करने का या इंटरप्रेट करने का। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेम सेक्स रिलेशनशिप की लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज के बारे में, तो एक लेजिस्लेचर का वर्क है और जुडिशरी ने इसी वजह से अपने आप को रिफ्रेम किया इस पर्टिकुलर मैटर पे जजमेंट देने से। लेकिन अभी भी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। हालांकि मैं ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रही हूँ, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल सके कि एलजीबीटीक्यू राइट्स या फिर एलजीबीटीक्यू राइट्स के अलावा ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। 2018 में डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, उसके बाद में थोड़े चीजें प्रोग्रेसिव स्टेप लिए गए हैं। कुछ जगहों पे अभी भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, बट इसी बीच में केरला हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आता है जो कि भारत में पहले कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मामला भी पहले नहीं आया है। यहां पे जो पीछे आपको कपल नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज जिया एंड दिस पर्सन इज जहाद। ये भारत के फर्स्ट ट्रांसजेंडर पेरेंट्स बने बायोलॉजिकली। जो जिया है वो हार्मोनल थेरेपी के थ्रू मेल बनने वाली थी, मतलब अपना वो ट्रीटमेंट करवा रही थी उस सेक्स चेंज ऑपरेशन या सेक्स रीअसाइनेशन ऑपरेशन इसे कह सकते हैं। इसी बीच में इन्होंने डिसाइड करा कि पहले ये लोग पेरेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये लोग अडॉप्शन वाला रूट अपनाना चाहते थे, पर अडॉप्शन में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अडॉप्शन का रूट जितना आसान दिखता है उतना था नहीं। तो इन्होंने डिसाइड करा कि अभी एज ऑफ नाउ शी विल पॉज हर हार्मोनल थेरेपी एंड शी विल कंसीव अ चाइल्ड, और उसके बाद में कंसीव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने शी इस्तेमाल किया प्रोनाउन, आई थिंक इट माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। दे बोलना चाहिए, शी बोलना चाहिए, उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड मैंने यहाँ पे शी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। नेवरदलेस, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट ट्रांसजेंडर कपल जो कि पेरेंट्स बने। अब होता ये 2023 की बात है जब ये पेरेंट्स बनते हैं, इसके बाद में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। जो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट आता है उसमें फादर और मदर नाम मेंशन किया गया होता है। मदर में जिया का नाम लिख दिया, फादर में जहाद का नाम लिख दिया। जबकि ये लोग इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते ही नहीं है, दोनों ही अपने आप को ट्रांस पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इनफैक्ट इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी ये अपने आप को ट्रांसजेंडर पर्सन की तरह, ट्रांस पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब इनके सर्टिफिकेट्स, इनके आइडेंटिटी कार्ड में इनकी आइडेंटिटी ट्रांस पर्सन की है, तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में फादर और मदर के नाम में इनके नाम कैसे शामिल है? तो इसी को ये लोग क्वेश्चन भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं, म्युनिसिपैलिटी को अप्रोच करते हैं, बट उनकी तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है कि जो पैटर्न है वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इन दोनों का कहना है कि आगे चलकर बच्चा जो है फर्दर स्टडीज करता है या फिर हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि ये आपके फादर है, ये मदर है, पर उनकी आइडेंटिटी कार्ड में तो डिफरेंट चीजें मेंशन करी गई है उनके बारे में, तो शायद पासपोर्ट में या फिर हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ पाएगी। तो तभी पिटीशन फाइल की जाती है इन दोनों के द्वारा, और ये कहा जाता है कि हमें अपने जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें हमें चाहिए कि उसमें जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स लिखा हो और पेरेंट्स में हम दोनों का नाम हो। हम लोगों में से किसी को एक को फादर या एक को मदर बनना क्यों जरूरी है? ये सारी चीजें चैलेंज की जाती है। रीजन बीइंग कि इनके खुद के आइडेंटिटी कार्ड या खुद के जो भी सर्टिफिकेट्स है उसमें भी फीमेल मेल नहीं चूज किया गया है, तो वो आगे चलकर बच्चे के लिए एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है। तो केरला हाईकोर्ट ने पहली बार ऐसा करा है कि उन्होंने ये चीज चेंज करने के लिए बोली है बर्थ सर्टिफिकेट में, कि अगर वहां पे फादर मदर के कॉलम है तो उसमें कुछ चेंज लाया जाए, उसमें आप पेरेंट्स मेंशन करो और फिर वो एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से सर्टिफिकेट आ पाएगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट है इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है।
ये आगे चलने वाले जो LGBTQ कपल्स हैं या ट्रांसजेंडर कपल्स हैं उनके लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन जैसी चीज है, जहां पे उन्हें इस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां पे उन्हें जबरदस्ती अपने आप को फादर या मदर या वुमेन या मैन की कैटेगरी में रखना नहीं पड़ेगा। तो ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसी बीच में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसका नाम है जहाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और केरला हाईकोर्ट ने ये बेनिफिट प्रोवाइड किया है। इसी बीच में मद्रास हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट आता है, सिमिलर, मतलब नॉट दिस पर्टिकुलर जजमेंट पर इसी प्रकार का जजमेंट आता है, जहां पे मद्रास हाईकोर्ट ये कहता है कि इवन दो लीगैलिटी ऑफ मैरिज इज नॉट डिटरमाइंड LGBTQ के लिए या ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए, बट दे हैव द राइट टू स्टार्ट अ फैमिली। तो एक तरफ आता है आपका केरला हाईकोर्ट का जजमेंट जो कि इनके बारे में है, वहीं पे आते हैं मद्रास हाईकोर्ट का भी जजमेंट जहां पे वो कहते हैं कि इनके पास अधिकार है अपनी फैमिली को स्टार्ट करने का। मैरिज अभी तक लीगल बनी नहीं बनी वो एक अपने आप में लेजिस्लेचर का डिसीजन रहेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या इसके अंदर इंट्रिकेसीज जाती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम फैमिली स्टार्ट करने के बारे में बोले, साथ रहने के बारे में बोले, तो ये सारी चीजें इनका अधिकार है। अब यहां पे केरला हाईकोर्ट के द्वारा जो टूल इस्तेमाल किया गया दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को आप इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हो जो कि सोशल चेंज लाने में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जजमेंट्स के जहां पे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ है, तो एक एग्जांपल के तौर पे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे 377 को पार्शियली स्ट्रक डाउन किया, पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। इसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका सबरीमाला टेम्पल का केस, जहां पे हर महिला को जो एज ग्रुप की है उसे मंदिर में एंट्री का अलाउ किया गया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, अगर हम डिबार कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जोसेफ श्राइन का केस जहां पे एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। और अब ये भी केस अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ही एग्जाम्पल है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हो कि समाज में एक बदलाव आ सके, एक एवोल्यूशन आ सके, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। इसी के साथ साथ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स इन्वॉल्व है संविधान की वो होगा आर्टिकल 14 योर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 21 एज वेल जो कि राइट टू लाइफ है। और जीने के अधिकार में केवल एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं आता है, इसमें आपका आता है टू लिव विद डिग्निटी एंड टू हैव सम इंटेग्रिटी इन लाइफ एज वेल, जो कि यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। आपका क्या ओपिनियन इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में, इसे कमेंट में जरूर बताना। आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही, धन्यवाद।